जब बात आती है कि उनको कितना हक मिला, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष हमेशा यही बात कहता है कि आपके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है अल्पसंख्यक के साथ में, तब ये बात उनको आंकड़ों के साथ बताना पड़ता है। और उसी के तहत ये बताया जा रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं कि आपको, जिस पर उन्होंने तो बातें की सिर्फ 60 साल तक जनता के सामने कि हम आपके हित में काम करेंगे, विपक्ष उन्होंने सरकार में रहे 60 साल तक, लेकिन उन्होंने उनके काम नहीं किए। एक्चुअल में काम अगर धरातल पर हुआ है तो आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। सर मेरा ये सवाल है, क्या ये मैसेज सही है? ऐसा है कि जब कोई पूछेगा तो हर प्रकार के आंकड़े देश के अंदर होने चाहिए, और आंकड़े अगर कोई पूछता है तो आंकड़ा बताना मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है। आंकड़े योजनाओं का लाभ जिसको मिला उसको दिखाना चाहिए। कांग्रेस आंकड़े की बात करिए, आधार नहीं बनाया। आज का विषय है, आपको उल्टा सवाल है मैम, आपने योजना की बात करी। कभी जाति का आधार नहीं बनाया जाता है, पर योजनाओं का लाभ पात्रता के आधार पर होता है कि कौन कितना कैसा पात्र बनेगा। और जब वो पात्रता देखी जाती है तो सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला ये आप बता रहे हैं। आप उसको उल्टा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम तो नहीं है, और भी कैटेगरी है। नहीं, अल्पसंख्यक अलग है। मैंने जो आंकड़े दिए हैं वो जो मुस्लिम समाज के लोगों को मिले उनके आंकड़े। कहना भाई का कहना यही था कि केवल मुस्लिम समाज को वो उन्होंने उन्हीं का विपक्ष उन्हीं का पूछता है तो उन्हीं का आंकड़े। ये हर बिल की बात कर रहे हैं। हर बिल की नहीं, आप हर बिल की बात कर रहे हैं। आपने बोला हर बिल के लिए जन जागरण की नहीं, आपने हर बोला था, आपने हर बोला था भैया। पर मेरा ये कहना है कि सिर्फ बीजेपी ने ये 3 ही बिल पास नहीं किए। बीजेपी ने 15 सालों में कोई 100 से अधिक बिल पास किए हैं, पर ये बिल जो राष्ट्र से संबंधित है, जो राष्ट्र में एक रूपता, हम एकता और अखंडता की बात करते हैं ना, समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो ये समानता, देश में समानता स्थापित हो इसलिए ये बिल लाए गए थे। लेकिन हर वो समानता वाले बिल का कांग्रेस क्यों विरोध करती है? हाँ, मैं बोल रही हूँ किसान आंदोलन उसने कुछ संशोधन किए, वापस नहीं लिया उसको, कुछ संशोधन करके वापस लागू किया। सर आप या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलकर आप समझा रहे हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, आम जो समाज के जो ऐसे कई नागरिक हैं, जो समाज स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी, और अल्पसंख्यक भाई हैं जो मुस्लिम बंधु हैं वो भी इस कानून की तारीफ कर रहे हैं लगे हुए, तो वो भी उनके बीच में जाएंगे, क्योंकि इनको 60 साल तक कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक बना के रखा और उनको गुमराह करने का काम किया था। ये अब मुस्लिम समाज के लोग समझने लगे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इस कानून के अंदर आपने देखा होगा सीए के टाइम में इन्होंने सबने कहा था कि आपको देश से निकाल देंगे, ये कानून ऐसा है, उसमें कितने सीए, साइन बाग के अंदर भी दंगे हो गए, दूसरी जगह भी दंगे करने के प्रयास किए गए। तो इसलिए ये जन जागरण अभियान के अंदर हम सब जाकर अल्पसंख्यक ही जाकर वहाँ पे बात करेंगे, उनके बीच में हम भी बात करेंगे, और ताकि उनको ये जो एक इतने सालों से जो ये धनाशेठ जिनको कह सकते हैं कि उनके जिन्होंने लुटेरों ने इस जमीन को लूटा है, उन लुटेरों के सामने वो लोग ही जाकर कहेंगे तुमने हमें इतने साल क्या दिया। ऐसा क्यों है कि हर बिल इस बात को तो आपको मुझे लगता है कि विपक्ष को ही पूछना चाहिए जब कोई अच्छी बात आती है। ऐसा है कि वो इसके बारे में तो टिप्पणी उनकी है, मेरा तो इतना ही कहना है। बाकी विषय ये है कि जो संसद है उसका काम है, संसद का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम उसका क्रियान्वित करना, और उसकी न्याय की प्रक्रिया वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की होती है। तो ये सारी जो अपने संविधान के अंदर सबको अपने अपने अधिकार दिए हुए हैं, उस अधिकार के बीच में रहकर ही काम होगा, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है, आगे भी उसी में होगा। कोर्ट अपना काम कर रहा है, जॉब भी मांगा, इसमें केंद्र सरकार से जॉब भी मांगा, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि कोई भी अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट अपनी कार्रवाई करता है, कोर्ट अपना बात करता है। अभी 5 तारीख को उनका निर्णय आएगा, वकील अपनी बात करेंगे, तो ये कोर्ट के अंदर बात चल रही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आने वाले समय के अंदर यही तो जन जागरण करना है कि जिस प्रकार का नैरेटिव उन्होंने सीए के कानून के अंदर बनाया, धारा किसान आंदोलन के समय में बनाया, या उन्होंने उस समय जो नैरेटिव बनाया था 3 तलाक के समय में देश में एक अराजकता का माहौल बनाने का, उसी लिए आज ये जन जागरण अभियान के तहत, ताकि भविष्य के अंदर ये कानून जब आ जाए और इम्प्लीमेंट हो तो उनके विरुद्ध, उनके सामने जो खड़े लोग हैं जो इनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बीच में हम जाकर उस बात को बताने के लिए ही ये जन जागरण अभियान सांसद निशिकांत हैं।
देश में जो कानून वक्त संशोधन पास हुआ, इसको लेकर देश भर में विपक्ष जिस प्रकार का नैरेटिव बनाना चाह रहा है, जो कि उसकी हमेशा आदत में रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से देश भर के अंदर कोई भी कानून पास होता है तो विपक्ष उसका विरोध करता है, चाहे वो महिलाओं के हित में हो, चाहे युवाओं के हित में हो, चाहे वो अल्पसंख्यक के हित में हो, चाहे देश के हित में हो। वो एक मन बना चुके हैं कि किसी भी प्रकार से देश के अंदर अच्छा बिल हो, चाहे वो कैसा भी बिल हो, उसका विरोध करना। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि जब सीए का कानून आया, तब इन्होंने विरोध किया। देश में एक माहौल जिस प्रकार का बनाया और उस समय कहा कि इस्लाम या मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनको देश से निकाल दिया जाएगा इस कानून को अगर पास कर दिया गया तो। चाहे 3 तलाक का आया हो तो उसके अंदर भी इन्होंने ऐसा ही किया। धारा 370 हटी, तब भी ऐसा ही किया। तो कुल मिलाकर इस देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाने की एक षड्यंत्र के रूप में जिस प्रकार से विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलता है, पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही विपक्ष भाषा बोलता है। और इसको लेकर जन जागरण के तौर पर मुझे लगता है कि देश के अंदर आज जिस प्रकार से अल्पसंख्यक भाई ही जगह जगह जाकर कह रहे कि ये कानून बना है वो हमारे हित में बना है। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता और कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो देश भर में इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून के अंदर जिस प्रकार से गरीबों की कल्याण की बात कही गई है, ऐसे अल्पसंख्यक भाई जिनकी जमीन वक्त के नाम पर जो अल्लाह के नाम पर जमीन दे देता है, दान की हुई जमीन है, उस दान की हुई जमीन के ऊपर कई ऐसे समाज के ठेकेदार या राजनीतिक रसूखदार जो विपक्ष के लोग हैं, उसमें कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, सब इस वक्त की संपत्ति को लूटने में लगे हुए हैं। और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि वो वक्त की संपत्ति के लुटेरे हैं जिन्होंने इस संपत्ति पर कब्जे कर रखे हैं। और उन संपत्तियों पर वो स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए या तो कोई शॉपिंग मॉल बनाकर अपने स्वयं के लिए लाभ ले रहा है, या वो कोई कॉलोनियां काट कर अपने निजी काम में ले रहा है। और इस प्रकार से कि उस जमीन के ऊपर कब्जे कर रखे और बैठे हैं, उन सब ने जिस प्रकार से लूटी है, इसको लेकर इस कानून के अंदर ये किया गया है कि आने वाले समय में ऐसे लुटेरों से जमीन वापस लेके और जो गरीब तबके के जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उनके वो जमीन काम आए। उन जमीनों के ऊपर आने वाले समय के अंदर अनाथालय बने, विद्यालय बने, हॉस्पिटल बने, ताकि वो वहां पर इसका फायदा ले सके। और ऐसी जो जमीनें जो हथियाई गई, जिनके ऊपर कब्जे किए गए, उनको छुड़वाना। और ये सारी चीजें जब हो रही है तो ऐसे लोग जिन्होंने वो चाहे कांग्रेस के हो, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, उनके पास भी लगभग 30,000 एकड़ जमीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। ऐसे ही मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी लगभग 3,000 से अधिक एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, स्वयं के निजी काम में ले रहे हैं। और इसके अंदर जो जमीन है वो कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने जो वक्त में दान दी हुई संपत्ति पे कब्जे कर रहे हैं, वो हिंदुओं की जमीन पे भी कब्जे कर रहे हैं। तो ईसाइयों की जमीन पे हो, चाहे वो सिख की हो, और उन्होंने मुसलमानों की संपत्ति है उन पे भी, उनको भी नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से गिद्ध की नजर होती है, वैसी इनकी नजर है कि जहां भी मौका मिले उसको हड़प लो। ऐसे कांग्रेस के कल्चर के लोग आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से ये निगाह लगा के बैठे थे इनके ऊपर, और हमेशा मुस्लिमों को उन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उनके हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सच्चर की जो कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी,
उसने चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला के उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वो बहुत पिछड़े हुए हैं और वो उनके लिए काम करने की आवश्यकता है, और उनके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 6 में आई और 2013 तक इनकी सरकार थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। एक जरूर इनको कहा गया, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार देश के जरूरतमंद व्यक्ति गरीब का है, सबसे पहला अधिकार गरीब का है। और ऐसे अल्पसंख्यक गरीब हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने काम किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के अंदर आबादी मुस्लिमों की है 15%, और 15% आबादी में से जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है देश के गरीबों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर आबादी 15% और उनको योजना का लाभ मिला 32%। उज्ज्वला योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ मिला 36%। किसान सम्मान निधि की योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ इनको मिला है 35%। जनधन अकाउंट खोले गए जिसके अंदर आबादी 15% और इनको योजना का लाभ मिला 42%। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो योजना इनकी आबादी 15% और उनकी योजना का लाभ लेने वाले 22%। इस प्रकार से हर योजना का अगर चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे घर घर कनेक्शन की बात करें, तो ऐसे देखा जाए तो लगभग 30 से 35-40% योजना का लाभ जो मिला है वो अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे जब 2047 की बात अब करते हैं कि भारत आजादी के बाद 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, और उस विकसित भारत के अंदर जब बने और उस समय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर एक तबका पीछे रह जाता है, अगर मुस्लिम भाई पीछे रह जाता है, जो कि कांग्रेस ने हमेशा मानस बना रखा कि अनपढ़ को अनपढ़ रखना, गरीब बनाए रखना, उनको सिर्फ टायर पंचर निकाले जैसा रखना, रफूगर बना के रखना, इस प्रकार की सोच के साथ उन्होंने काम किया। कि मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति है जो गरीब है उनको लाभ मिले, और इसलिए ये जो कानून बना है ये कानून निश्चित रूप से उन लोगों के लिए वरदानकारी साबित होगा। और इस देश के अंदर जो एक वातावरण बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि भाई भाई आपस में किस प्रकार से लड़े, इसको रोकने के लिए आज अल्पसंख्यक भाई और भारतीय जनता पार्टी और सभी निश्चित रूप से लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये कानून जो बना है ये अल्पसंख्यक हो उनके लिए जितना मैंने योजनाओं का लाभ बताया वो सारी योजना को लाभ ले रहे हैं। और ये जो जमीनें हैं जिनको इन्होंने कानून के दुरुपयोग करके हथियाने का काम किया है, वो जमीनों का उनको वापस उनकी नाक में नकेल डालकर वापस लेके और गरीबों के उपयोग में आए, गरीब मुसलमानों के उपयोग में आए। तो इस दृष्टि से ये कानून बनाया गया है। और इस कानून के अंदर निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत गरीब मुस्लिम तक ये योजना का लाभ पहुंचे, ताकि वो विकसित भारत जब बने तो उसके अंदर ये मुस्लिम भाई भी बाकी समाजों के बराबर आकर खड़ा होगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। वरना भारत विकसित राष्ट्र की कल्पना 2047 में कैसे कर सकते हैं जब एक भाई पीछे रहेगा और दूसरा भाई आगे बढ़ेगा, एक समाज पीछे रहेगा दूसरा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए इस कानून को लाने की आवश्यकता पड़ी। आज नहीं तो कल इसको लाना ही था, क्योंकि दूसरे देशों के अंदर भी वक्फ कानून इसको जिस प्रकार वक्फ की संपत्ति को जहाँ इस्लामिक कंट्रियां हैं उन कंट्रियों के अंदर भी
3 तलाक आज से वर्षों पहले खत्म कर दिया, वक्फ कानून के तहत संपत्ति को सरकार के अधीन उन्होंने कर लिया। तो देश के अंदर तो आज भारत के अंदर तो इनकी संपत्ति इन्हीं के पास रहने वाली है, ना कि दूसरे के किसी काम आने वाली है। इस वक्त की संपत्ति से जो भी प्रॉफिट होगा, जितनी संपत्ति इन्होंने की है पिछले सालों के अंदर, आपको बताना चाहूँगा आंकड़ों के साथ कि उनकी 2006 के अंदर जब सर्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उस समय वक्त की संपत्ति जो थी वो 4 लाख एकड़ जमीन थी, और वो आज बढ़कर 8,70,000 एकड़ हो गई। और उनकी आय 2006 के अंदर जो थी वह 163 करोड़ थी, और आज उसकी आय बढ़कर 166 करोड़ हुई। जमीन डबल हो गई, डबल से भी अधिक हो गई, लेकिन आय सिर्फ 3 करोड़ बढ़ी। ये पैसा बाकी का जाता कहाँ है? ये पैसा ऐसे जो समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं, या जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने इन वक्त की संपत्ति पे अपना अधिकार जमा के और खुद की बिल्डिंगें बनाकर या शॉपिंग मॉल बनाकर बैठे, उनके ऊपर आगे जाके कार्रवाई होके और इसको गरीबों तक उसका लाभ मिले, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हो। तो इस बात को लेकर उनको तकलीफ है, और विपक्ष को अगर तकलीफ होती है गरीब को न्याय देने के अंदर, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें अच्छा है कि ऐसे लोगों को तकलीफ होनी चाहिए, वो विरोध करने वाले विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनको आने वाला कल है जो उनको दिख रहा है कि कैसा हमारा होने वाला है। लेकिन गरीब के न्याय के लिए हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं, और ये कानून उनके हित में आया है। सर